क्वेश्चन नंबर 19, जय और प्रफुल्ला समान प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से पेढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो ये सकल तलपट दिया है, इसके ऊपर से हम लोग करेंगे। इस बार हम लोग पहले समायोजन का पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले समायोजन दिया गया है। अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 है, जिसमें से 10% माल की बाज़ार कीमत 20% कम है और 20% माल की बाज़ार कीमत 10% कम है, जबकि शेष 42,000 की कीमत 25% कम गिनी गई है। तो इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या करना है इसका। अब यहाँ पर समझते हैं क्या है। पहला समायोजन का है हमारे पास है यहाँ। ओके, पहली गणना करते हैं। अंतिम स्टॉक कितना है? 60,000 का अंतिम स्टॉक है। ओके, यहाँ पर हम लोग गणना कर रहे हैं। क्या बोला है उसने? यहाँ बोला है 10% माल, 10% माल बराबर 10% जो माल के बारे में बोला गया था, इसका 10% कितना होता है? 6,000 बराबर। उसकी बाज़ार कीमत जो है ना, बाज़ार कीमत 20% कम है। तो इसका 20% कितना होगा? 10% 600, तो 20% 12 कितना होगा? सो यहाँ पर इसका ध्यान से समझना है। 10% 600, तो 20% 1200 बराबर। 1200 इसमें से घटा देंगे तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी? 4800। बाज़ार कीमत कम है ना, तो इसमें से आपको क्या करना है? देखो, पहले 60,000 का 10% तो 6,000 होता है, तो आपने यहाँ पर लिखा 6,000 और माइनस क्या करना है आपको? 20% कम करना है, बस 4800 आ गया। इस तरह से आपको पता लगाना है। ओके, तो ये 4800 आया है। अब वो दूसरा बार बोलता है कि 20% माल 12,000 है। 20% माल देखोगे ना, इसका कितना 20% होता है? 10% होता है 6,000, 20% कितना होगा? 12,000। अब बाज़ार कीमत इसकी कितनी कम है? तो बाज़ार कीमत 10% कम है, तो 10% तो हो जाएगा 12,000 और 1200 में घटाओगे 10,000 में से तो कितना आ जाएगा? 10,800 आता है। 12,000 घटाओगे, 12,000 में से कितना घटाओगे? यहाँ पर 1200 घटाओगे तो 10,800 आया। अब शेष कितना रह गया था? शेष माल या स्टॉक 42,000 का रह गया है। कितने का रह गया है? 42,000 का। ओके, इसकी बाज़ार कीमत कितनी कम बोला है? बाज़ार कीमत 25% कम बराबर। तो 42,000 का 42,000 गुणा माइनस 25% करते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर कितना आया? 31,500 आता है। कितना आता है? 31,500। यहाँ लिखते हैं कुल अंतिम स्टॉक। अगर अधिक बोला होता ना, बाज़ार कीमत अधिक है तो अधिक को ध्यान में देते नहीं, कम को ही ध्यान में देते हैं। तो अंतिम स्टॉक बराबर अंतिम स्टॉक 4800, ये वाला, ये 10,800, ये 31,500। कितना हुआ? जोड़ लेते हैं। 31,500, 10,800 और 4800 कितना होता है? 47,100 होता है। 47,100 कहाँ पर लिखा जाता है? अंतिम स्टॉक व्यापार खाते में। तो यहाँ लिख देते हैं अंतिम स्टॉक 47,100। और कहाँ लिखते हैं? पक्की तलपट में। और पक्की तलपट में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंडिंग में अंतिम स्टॉक। ओके, कितना है? 47,100 है। अगला समायोजन देखते हैं। दूसरा समायोजन है पूंजी पर। तो हमारा पहला हो गया
दूसरा देखते हैं पूंजी पर 10% चालू खाते की, बाकी पर 9%, आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पूंजी पर 10% दिया है तो यहाँ पर दिया है पूंजी और आहरण जय प्रफुल्ला दिया हुआ है। तो पूंजी की जमा बाकी होती है 1 लाख है, यहाँ पर 1,40,000 है, ये 12,000 है, ये 16,000 है। ओके, ये आहरण है। तो ये 1,40,000 जो है ना वो उसमें है ना 20,000 अतिरिक्त पूंजी है, वो ध्यान रखना है। तो 1,20,000 पे अलग से ब्याज गिनना पड़ेगा और 20,000 अलग से, 1,20,000 पे अलग और ये 20,000 पे अलग ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। समझेंगे। पूंजी का यहाँ भी दिया है, पहले देखो 1/7/2017 के रोज प्रफुल्ला की अतिरिक्त पूंजी 20,000 लाई। तो ये वाली एंट्री भी का साथ में देख लेते हैं, इसका और इसका हम लोग दोनों देख लेते हैं। ये इसकी 20,000 है और है कितनी, तो पूंजी की जमा बाकी होती है 1 लाख जय की है, प्रफुल्ला की 1,40,000 है, इसकी गणना करते हैं। तो दूसरा मुद्दा है गणना करने का, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ओके, सबसे पहले लिखते हैं जय की पूंजी। जय की पूंजी कितनी है, 1 लाख है, बराबर 1 लाख है। यहाँ लिख देते हैं 1 लाख। ओके, फिर इसका ब्याज देखते हैं, ब्याज कितना लेना है, 10%। तो 1 लाख गुणा 10% करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000। ओके, तो जय की हो गई। अब ज्ञात करते हैं प्रफुल्ला की। प्रफुल्ला की पूंजी, प्रफुल्ला की पूंजी कितनी है, 1,20,000 है, 1,20,000 प्लस अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी कितनी है, 20,000 है। बराबर, अभी देखा था, पढ़ा था 20,000 कौन सी तारीख को लेके आया था, तारीख 1/1/2017। बराबर, तो इसके ऊपर से हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज। ओके, तो ब्याज ज्ञात करते हैं दोनों का। तो यहाँ पर निकाल देते हैं 10% ब्याज, बराबर। इसका तो कितना आ जाएगा 10% ब्याज, तो इसका आ जाएगा ब्याज आ जाएगा 12,000। कितना आता है, 12,000। इसका निकालना है तो इसका इधर निकाल लेते हैं, ब्याज अतिरिक्त, बराबर। तो इस पे ध्यान रखना है, कितना है 20,000। 20,000 गुणा 10/100 गुणा, बराबर कितने महीने होते हैं, 3 महीने, तो 3/12। यहाँ पर 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया है, या 1 0 से 1 0 कट गया। ओके, 10% ही बोला है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 1 3, 3 चौक 12, बराबर। यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो हैं, 3 1 3, 3 चौक 12, 4 बचा है, 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, और कितने जीरो है, 1 2 जीरो है, तो कितने हुए हैं, 500 रुपये ब्याज आया है, अतिरिक्त ब्याज ऐसे लिख देते हैं, है ना। कितना हो गया, 12,500 कुल ब्याज। ओके, अब इसकी हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे पूंजी खाता में जय का कितना था, जय का था 1 लाख। ओके, और प्रफुल्ला का था, प्रफुल्ला 1,20,000 था, 20,000 और लेके आए तो कितना हो गया, 1,40,000 आ गया, बराबर। टोटल कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाता है। ओके, अब इनका ब्याज भी लिखना पड़ेगा। तो ब्याज का लिखते हैं, ब्याज हम लोग यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, बराबर। एक लाइन छोड़ देते हैं चालू खाते के अंदर। यहाँ पर तारीख है 31/3/2017, पूंजी पर ब्याज। तो जय का कितना आया था, 10,000 आया था। ओके,
और उसका कितना आया था, 12,500 आया था। ओके, अब लिखेंगे यहाँ भी लाभ हानि वितरण खाते में ब्याज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, पहली लाइन छोड़ना है लाभ हानि लिखने के लिए। ओके, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जय का कितना है, 10,000 है, और प्रफुल्ला का कितना है, प्रफुल्ला का कितना है, 12,500 है। ओके, तो टोटल मारेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाता है 22,500। कितना हो जाता है, 22,500 हो जाता है। आगे देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है चालू खाता देख लेते हैं। चालू खाता जय का प्रफुल्ला का। ओके, जय इसका बाकी है उधार बाकी, इसका जमा बाकी है, दोनों को लिख देते हैं और इसके ऊपर से ब्याज की गणना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना है, चालू खाते की बाकी पर 9% का ब्याज देना है। तो इस चालू खाते में लिखते हैं 1/4/2016, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है, 12,000 है। ओके, और इसका कितना है, यहाँ भी लिखते हैं शेष आगे लाए 1/4/2016। कितना है इसका, तो इसका है 4,000 है। कितना है, 4,000 है। कितना है, 4,000। ओके, अब इसके ऊपर हमको ब्याज गिनना है। तो लिखेंगे यहाँ पर तारीख वही चालू खाते पर ब्याज। ओके, अब इस पे कितना निकालना है, तो इसमें 4,000 है, तो 4,000 पे 9% निकालना है। तो 9% कितना होता है, 360 आता है, 360। ओके, इससे इधर करते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं आहरण के लिए या चालू आहरण के लिए जगह छोड़ देते हैं 2, बराबर 3 जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चालू खाते पर ब्याज। कितना है, 12,000, 12,000 गुणा 9% कितना होता है, 1,080, 1,080 हो गया। अब इधर इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों साइड में लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। जो जमा साइड लिखा है उसको उधार साइड लिखते हैं, जो उधार साइड लिखा है उसको जमा साइड लिखते हैं। चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज। ये जय का है और ये प्रफुल्ला का है। ओके, कितना है इसका, तो इसका है 1,080। ओके, हो गया। अब आहरण खाते को ध्यान में रखना पड़ेगा। आहरण का देखते हैं, आहरण पर यहाँ पर दिया गया है 12% का ब्याज। और ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्या करना है, यहाँ पर आहरण कहाँ दिया है, और यहाँ देखोगे जय ने प्रति मास अंतिम तारीख को 1,000 का आहरण किया है, बराबर 1,000 का अंतिम तारीख को किया है। और इसने प्रफुल्ला ने 1/10/2016 के रोज़ आहरण किया है। एक तो ये वस्तु है आहरण की। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है 1,000 का आहरण किया है, जबकि प्रफुल्ला ने 1/10/2016 के रोज़ आहरण किया है। और आहरण का यहाँ पर देखो ये वाला, बराबर एक तो ये 5वां, ये 7वां। प्रफुल्ला ने तारीख 1/12/2016 के रोज़ निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई थी, जिसकी बिक्री वही में 2,400 का लेखा हो गया है। तो इसका ध्यान में रखना है, बराबर। इसकी पूरी कोशिश करते हैं समझाने की। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो।
चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। ओके, आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं जय का। जय का आहरण। जय का आहरण है 12,000। कितना है? 12,000। और 12% ब्याज गिनना है, बराबर। तो इसका ब्याज कैसे गिन सकते हैं? तो इसका ब्याज गिन सकते हैं, ये प्रति मास आहरण करता है, बराबर। अंत में क्या करता है? प्रति मास के अंत में लिखा हो तो क्या लगाते हैं हम लोग? 1,000। 1,000 का करता है तो 1,000 गुणा 12 बट्टे में 100 गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा जाता है। अंतिम में क्रिया हो तो क्या बोलते हैं, कितना आएगा यहाँ पर? 66 बट्टे 12। इसकी गणना करते हैं, कितना आता है? 1,000 गुणा 12 गुणा 66 बराबर भागक 1200। 660 आता है। कितना आता है? 660 आता है। ओके, अब प्रफुल्ला का निकालते हैं। प्रफुल्ला का आहरण। प्रफुल्ला का आहरण है 16,000। कितना है? 16,000। इसकी तारीख दी गई है 1/10/2016। ओके, अब और दूसरा है माल का आहरण। माल का आहरण कितना दिया है? 2,000। कितना दिया है? 2,000। ओके, तो तारीख 1/12/2016। ओके, अब दोनों का ब्याज का गणना करना पड़ेगा। ओके, तो 12% का ब्याज, बराबर। पहले इसका करते हैं 16,000, तो 16,000 गुणा, इसके कितने महीने होते हैं? तो इसके होते हैं 6 महीने। 12 बट्टे में 100 और 6 बट्टे 12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 16 छिक्का 96, 960। फिर से 12% का ब्याज 2,000। 2,000 12 बट्टे में 100 गुणा, कितने महीने होते हैं यहाँ से? तो 3 महीने होते हैं। 3 बट्टे 12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 गुणा 20 तो 60 होता है। टोटल मारते हैं तो 1,000 कितना होता है यहाँ पर? सॉरी, कितना होता है? 4 महीने होते हैं। सॉरी, हाँ, 4 महीने होते हैं। 1 12 होता है ना, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। तो कितना होगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 80 रुपये होता है। तो कितना हो जाएगा? 1,040 रुपये आता है। अब इसके लिखते हैं, इसमें लिखते हैं आहरण 1/10/2016 आहरण खाता। ओके, कितना है? इसने प्रफुल्ला ने 16,000 लिया था। ओके, और फिर 31/3/2016 आहरण खाता। और किसने लिया है? जय ने 12,000। फिर देखेंगे 1/12/2016 आहरण माल का लिया है। ओके, किसने लिया है? तो प्रफुल्ला ने 2,000 लिया है। तो 3 बार आहरण है। अब 31/3/2017 आहरण पर ब्याज चालू खाते में हमने लिखा है सब, बराबर। अब तो आपको आ गया होगा कहाँ लिखा जाता है। तो कितना आया? इसका आया 660, इसका आया था 1,040। आहरण पर ब्याज कहाँ लिखा जाता है? तो इधर आहरण पर
ब्याज, बराबर। जय कितना है 660 है, और प्रफुल्ला है, प्रफुल्ला कितना है 1040 है। टोटल मारते हैं तो कितना हो जाएगा 700, यानी कि 1700 हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो माल आहरण से भी लिया है, तो अब माल गया है तो उसको खरीदी में से घटाना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, प्रारंभिक स्टॉक होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक, फिर खरीदी आएगी, फिर होगी खरीद वापसी तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे, खरीद वापसी। ओके, फिर यहाँ खाली जगह रखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस आहरण से गया माल, आहरण से गया माल कितने गया है 2000। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ भी तो हम लोग पता लगाएंगे कितना आता है तब, है ना। इसका पूरा ही कर देते हैं 7वें का, बराबर। क्या किया था, यहाँ पर प्रफुल्ला ने जो निजी उपयोग के लिए 2000 का माल ले गई थी, जिसकी बिक्री बही में 2400 का लेखा हो गया है। माल लेके गया, बिक्री बही में लिखा है, तो बिक्री बही में से इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटा देते हैं बिक्री बही में से। तो यहाँ लिखा जाता है बिक्री, ओके, बिक्री कितनी है माइनस बिक्री वापसी, बिक्री वापसी या माल वापसी जो लिखना है आप, वापसी, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ लिखते हैं गलत लिखी बिक्री, कितने की लिखी 2000 लेके गया, लेकिन लिखी 2400 लिखा है, कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। अब इसका और देनदार पे भी असर होगा, तो देनदार में से भी इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं देनदार की गणना नेक्स्ट, बराबर। ये हमने तीसरी गणना करी, ये अब चौथी गणना करते हैं देनदार की। देनदार कितने का है 48,000 का देनदार है, कितने का देनदार है 48,000 का, माइनस गलत लिखी बिक्री, गलत लिखी बिक्री कितनी है 2400 की, तो घटाते हैं 48,000 माइनस 2400, तो कितना आता है 45,600 आता है। ओके, अब उसमें डूबत अनामत दिया है कि नहीं दिया है चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखोगे कि 2400 का एक देनदार दिवालिया घोषित हुआ है, ये वाला 8वां है, 8वें का हम कर रहे हैं। 2400 का एक दिवालिया घोषित होने से प्रति मास 40 पैसे मिल सकता है, यानी 40 पैसे मतलब इसका 40% निकालो तो उतने पैसे हमको मिलेंगे, बाकी के डूब जाएंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं डूबत ऋण कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना है दिवालिया जो हुआ है, डूबत ऋण निकाल रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिवालिया हुआ उसके 2400 रुपये हैं, बराबर। उसका 40% मिला, 40% मिला, तो यहाँ लिख देते हैं, बराबर, माइनस करते हैं। 40% मिला कितना होगा 2400 का, 2400 गुणा 40%, तो इसका 960 मिला, 960 वे घटा देते हैं तो 1440 आ जाता है। 1440 क्या होगा हमारा डूबत ऋण होगा, डूबत ऋण, बराबर। ये हमारा डूब गया, तो यह लिखते हैं डूबत ऋण 1440। ओके, 1440 है, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे, घटाएंगे सॉरी, 4400 160 होता है। ओके, कितना होता है 44,160, यहाँ लिखना हो 44,160 होता है। ओके, तो यहाँ से लिखते हैं देनदार का, कहाँ पर आएगा पक्की तलपट में आता है। ओके, यहाँ लिखते हैं देनदार कितना है 48,000 का देनदार है। ओके, माइनस गलत
गलत लिखी बिक्री कितनी लिखी है? 2400 रुपये की। कितना आया है? 45,600 आया। फिर माइनस डूबत ऋण, डूबत ऋण कितना आएगा? 1440, बराबर। डूबत ऋण को हमको लाभ हानि खाते में भी लिखना है, तो घटा के यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 44,160 आता है। तो यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण, डूबत ऋण तलपट में दी होगी वो वाली लिखेंगे, प्लस डूबत ऋण, डूबत ऋण ये हमने समायोजन वाली किया है। कितना है यहाँ पर? 1440 है। ओके, उसको बाद में लिखेंगे। देनदार तक हो गया हमारा। तो हमने कौन कौन से समायोजन कर लिए? पहला हो गया, दूसरा भी हमने पूरा बता दिया। ओके, तीसरा बाकी है, तीसरे को करते हैं बाद में। अब यहाँ पर और कौन सा करें हैं? अब तीसरा करते हैं, बराबर। तीसरा है जय को मासिक वेतन 700 की दर से देना है, जिसमें चार मास का वेतन उसने निकाल लिया है, जिसका समावेश वेतन में हो गया है। यानी यहाँ पर जो वेतन दिया है, कहाँ पर है वेतन? वेतन है ये 20,000, उसमें से 4 महीने का वेतन में इसका जो इसने निकाल लिया है उसका समावेश हुआ है, उसको ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये 8 महीने का इसका यहाँ निकालना है। अब देखते हैं कितना होता है। अब यहाँ इसको ध्यान में रखना है। अब चौथी गणना कर रहे हैं हम यहाँ पर वेतन की, जय का मासिक वेतन, जय का मासिक वेतन, जय का मासिक वेतन कितना है? 700 है। ओके, वार्षिक वेतन देखते हैं। वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन कितना होता है? तो 700 पर महीने मिलता है, तो 12 महीने का कितना होगा? 12 सत्ते 84। ओके, अब यहाँ पर 84 हुआ है, उसने निकाल लिए बराबर। कितने निकाले हैं? निकाले, इसमें से निकाले उसने 700 गुणा 4, कितना हुआ है? 2800 हुआ है, 2800 हुआ है, बराबर। कितना बाकी इधर रह गया है? तो बाकी कितना रह गया वेतन? बाकी वेतन, बाकी वेतन 0 0, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो 5, 5600 होता है। अब ध्यान में रखना है जो वेतन है, वेतन कितना है? 20,000 का दिया हुआ था सकल तलपट में, सकल तलपट में। ओके, उसने जय का वेतन 4 महीने का वेतन है निकाला था, वो उसका समावेश हुआ है। तो कितना हुआ? 4 मास का वेतन है ना, 4 मास का वेतन। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 18 में से 17,200 आता है। इसको हम लोग लाभ हानि खाते में सेम टू सेम लिखेंगे। ओके, इसको हम लोग वहाँ लिखते हैं लाभ हानि वितरण खाते में। यहाँ देखते हैं वेतन। ओके, वेतन, वेतन कितना का है वेतन? इसका वेतन है हमारे पास 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये माइनस जय का वेतन कितना है? 2800 रुपये है। कितना आया? 17,200 आया। ओके, अब यहाँ देखते हैं लाभ हानि वितरण खाते में। लाभ हानि वितरण खाते में कहाँ पर आएगा? तो लिखेंगे जय का वेतन, जय का वेतन जो बाकी है वो वाला, बराबर। देना बाकी है ना, 700 गुणा 8 कितना होता है? 5600 होता है। ओके, प्लस निकाला वेतन या ले लिया वेतन, वेतन। ओके, कितना है? 700 गुणा 4 कितना होता है? 2800 होता है।
कितना आएगा, टोटल मारेंगे तो 84 होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो इस 2800 की 2 जगह एंट्री हो गई है, इसकी बाकी है बाकी वाले की, तो बाकी कहाँ लेगा, इधर उधार है तो इधर चालू खाते में जमा साइड में, तो यहाँ लिखेंगे तारीख कोई वेतन खाता, वेतन खाता कितना है 5600 है जय का, बराबर। अब हम यहाँ पर समायोजन नंबर 6 करते हैं। यंत्रों पर 9% तथा फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाई गिननी है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यंत्र और फर्नीचर। यहाँ पर ऑफिस यंत्र दिया है 31/12/2000, रोज वृद्धि 12,000 यानी 52,000 थे, बराबर। इसमें 12,000 ऐड किया, मतलब 52,000 में से 12 घटा हो तो 40,000 हुआ। 40,000 पहले से था और 21 तारीख को हमने 12,000 का और लिया हुआ है, बराबर। तो इस पे यंत्र की घिसाई करनी पड़ेगी। और फर्नीचर का भी देखना है, देखो फर्नीचर का देखो यहाँ पर दिया गया है 5300, फर्नीचर कितना है 53, फर्नीचर है 84,600, फर्नीचर की बिक्री यहाँ पर 14,600 की हुई है, तो दोनों की गणना करते हैं। तो अगली गणना कर रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं ऑफिस यंत्र, ऑफिस यंत्र ओके, कितना था 40,000 था, 40,000 प्लस वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है 12,000 की, 12,000 की तारीख है यहाँ पर, तारीख 31/12/2016 ओके। अब घिसाई गिननी है, इसकी घिसाई यहाँ गिन लेते हैं। घिसाई कितना दिया है इसका, तो इसकी घिसाई दी है 9%, बराबर। कितनी है, यंत्र पर 9% दिया हुआ है, तो 9% कितना आता है 3600 आता है। इसकी घिसाई देखते हैं। इसकी घिसाई में ध्यान रखना है आपको कि कितना होता है 31/12 यानी कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीने की निकालने की है। तो 3 महीने की घिसाई हम लोग यहाँ पर इस तरह से निकालते हैं, 12,000 गुणा 9/100, बराबर, गुणा कितना लिखना है 3/12, बराबर। 3 चौक 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 30 आता है, बराबर। और 30 गुणा 9 करते हैं तो 270 आता है। 270 यहाँ पर कर देते, जोड़ते हैं 6 और 2 8, यानी 3870 रुपये घिसाई टू कुल घिसाई आई, कुल घिसाई ओके। इसी तरह से फर्नीचर का करते हैं। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 84,600 है, 84,600 है, माइनस बिक्री, बिक्री यानी कमी, इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पर है 14,600 का यंत्र बेच दिया, तो इसमें से घटाओ कितना आएगा, यहाँ पर 70,000 आता है ओके, माइनस घिसाई, घिसाई 5% करनी है, बराबर। 10 करते हो तो 7,000 आता है, तो 5 यानी आधा करोगे तो कितना आएगा, तो इधर आएगा 3500, तो यहाँ बचा 5, या 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, बराबर 6 बचा, और यहाँ रह गया 6, 66,500 आता है ओके। अब हम लोग इनकी एंट्री करते हैं पक्की तलपट में, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है, फर्नीचर है यहाँ नहीं लिखना है, इधर लिखना है 84,600, और बिक्री, बिक्री कितने की है 14,600, घटाते हैं तो 70,000 आता है। और घिसाई, घिसाई कितना है 5% है ओके, कितना आ जाएगा 3500, घटाते हैं तो कितना आएगा 66,500 आता है ओके। अब यंत्र का करते हैं। यंत्र, यंत्र, यंत्र पे कितना है, तो यंत्र का है 40,000 रुपये, 40,000, और फिर वृद्धि हुई है
वृद्धि कितने की हुई है? 12,000 की। टोटल कितना हो गया भाई? 52,000 हो गया। ओके, और फिर क्या करेंगे? घिसाई 9%। कितना आया था? 3870 आया था। ओके, घटाते हैं तो कितना आता है? 48,129। ओके, इतना आता है। और देखते हैं आगे, तो यहाँ संपत्ति एक और है, मकान है, उसको भी साथ में लिख देते हैं। मकान 1,20,000। मकान पर चालू वर्ष की घिसाई जो लिख दी है, बराबर। तो इस पक्की तलपट में से घटाने का नहीं है, घटा के लिखा हुआ है। मकान में 12,000 की घिसाई घटा करके ये बोला है, तो हमको मकान डायरेक्ट 1,20,000 लिख सकते हैं। अथवा दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो 1,32,000 माइनस घिसाई 12,000, तो 1,20,000। इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, फिर ये घिसाई जो है ना, इसकी यंत्र की, फर्नीचर की, और इसकी घिसाई लाभानी खाते में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ मकान कितना आया है? मकान 1,20,000 है, बराबर। मकान की घिसाई जो उसमें पक्की तलपट में दी है वो, फिर फर्नीचर यंत्र की घिसाई और फर्नीचर की घिसाई दोनों लिख देते हैं। तो लाभ हानि खाते में लिखते हैं घिसाई लिखते हैं। मकान की कितनी है? 12,000 है। ओके, फर्नीचर की कितनी है? 3,500 है। यंत्र की कितनी है? यंत्र की है 3,870। तो तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं, बराबर। 12,000 प्लस 3,500 प्लस 3,870, 19,370 आता है। 19,370 आता है। ओके, आगे देखते हैं कोई समायोजन बाकी है। देखो, अंतिम स्टॉक का हमने कर लिया है, दूसरा भी ये भी कर लिया है, तीसरा भी हो गया है, चौथा भी हो गया है, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया, सातवां भी हो गया और आठवां भी हो गया। अब हम लोग क्रम से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं माल का स्टॉक 1/4/2016, यानी प्रारंभिक स्टॉक है 60,000। तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आता है? आपको याद ही हो गया होगा। प्रारंभिक स्टॉक व्यापार खाते में आता है, खरीद बिक्री व्यापार खाते में आती है 2,00,000, 3,80,000। माल वापसी, ये बिक्री वापसी है 7,000 और खरीद वापसी ये होगी कितनी है? 12,000। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, बराबर। ये 3 के एंट्री है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रारंभिक स्टॉक कितना था हमारा? 60,000 है। ओके, उसके बाद खरीदी कितनी है? 2,00,000 है। और माल वापसी कितनी है? 12,000। 12,000 घटाते हैं तो 1,88,000 आता है। ओके, उसमें से 2,000 घटाएंगे तो 1,86,000 आ जाता है। ओके, बिक्री कितनी है? 3,80,000 बिक्री है। बिक्री वापसी कितनी है? 7,000 बिक्री वापसी है। घटाते हैं तो 3,73,000 आता है। उसमें से 2,400 घटाते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पर 7 और फिर 3, बराबर। 3,70,600 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं बराबर 3,76,600 हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ पर रोकड़ और बैंक। तो रोकड़ यहाँ पर दिया है 3,70,000। बैंक भी इधर साइड दिया होता तो बैंक शेष होता, लेकिन ये जो दिया है बैंक शेष, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बराबर। ये बैंक रोकड़ शेष, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब दायित्व तरफ लिखेंगे, इसको संपत्ति तरफ। हुंडी, तो ये 18,000 है, ये 14,000 है, बराबर। इधर साइड जो है वो संपत्ति तरफ आएंगी, बराबर। ये दायित्व तरफ आती है, यानी कि ये क्या होगी? लेनी हुंडी, और ये होगी देनी हुंडी। देनी हुंडी दायित्व तरफ, लेनी हुंडी संपत्ति की तरफ। तो दोनों का एंट्री करते हैं। तो यहाँ ये पक्की तलपट है, इधर लिखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर रोकड़ शेष। रोकड़ शेष कितना है? तो ये रोकड़ शेष है 3,700। ओके, और यहाँ लिखते हैं बैंक शेष।
बैंक शेष, यानी कि BOD है। क्या है ये? बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना है? 15,750, 15,750 है। देनी हुंडी इधर आएगी, देनी हुंडी कितनी है? 14,000 है। देनी हुंडी 14,000। यहाँ आएगी लेनी हुंडी, लेनी हुंडी कितनी है? तो लेनी हुंडी है 18,000। ओके, आगे देखते हैं। अब भाड़ा दिया है फरवरी 2017 तक, यानी 1 महीने का चुकाना बाकी है। तो यहाँ पर देखो भाड़ा कितना है? 22,000। 11 महीने का 22,000 है, तो 11 से भाग दोगे तो 1 महीने का कितना हुआ? 2,000, यानी 2,000 चुकाना बाकी हो गया है। बाकी का 11 महीने का दे दिया है। तो भाड़ा का हम लोग क्या करते हैं? लाभ हानि खाते में। तो यह लिखते हैं भाड़ा। ओके, भाड़ा कितना है? तो भाड़ा है हमारे पास 22,000 का, 22,000 का भाड़ा है। ओके, अब उसमें प्लस चुकाना बाकी भाड़ा। चुकाना बाकी भाड़ा कितना है? 2,000 है। चुकाना बाकी भाड़ा 2,000 है। कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाता है। बराबर, कितना हो जाएगा? 24,000 होता है। अब चुकाना बाकी भाड़ा पक्की तलपट में दायित्व तरफ आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर किस में लिखेंगे? पक्की तलपट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे चुकाना बाकी भाड़ा, चुकाना बाकी भाड़ा कितना है? चुकाना बाकी भाड़ा 2,000। ओके, अब यहाँ देखते हैं भाड़ा का हो गया बराबर। मकान का हो गया है। रेलवे नूर कहाँ पर आता है? व्यापार खाते में आता है, इसको एंट्री करेंगे। फर्नीचर हो गया, फर्नीचर की बिक्री हो गया। देनदार हो गया, लेनदार बाकी है, तो लेनदार की जमा बाकी होती है। तो लेनदार कौन है? ये है 16,800। कितना है? 16,800। इन दोनों की एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार कितने हैं? 16,800 है। ओके, अब करते हैं व्यापार खाते में। क्या करेंगे? यहाँ पर रेलवे नूर कितने का था? 5,300 था। ओके, रेलवे नूर का हो गया है। आगे देखते हैं। तो वेतन का भी हमने कर दिया था बराबर, वेतन का भी आगे हमने कर लिया था, इसलिए इसका भी नहीं करते हैं। बीमा प्रीमियम देखते हैं। 30/6/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का 3600 सहित बराबर। तो यानी 30/6 को जो महीना पूरा होता है उस सहित 3600 सहित, मतलब 5700 जमा किए हैं। इसको समझते हैं ध्यान से। तो अगली गणना करते हैं हम लोग बीमा प्रीमियम की। प्रीमियम ओके, कितना है? 5,700 है। 5,700 यहाँ पर ध्यान रखना। 30/6/2017 को पूरा होने वाले वर्ष का बीमा प्रीमियम कितना है? 3600 है। मतलब अब यहाँ पर ध्यान में रखना है 3600 गुणा 3/12। ओके, क्यों ऐसा लिया? क्योंकि हमारा महीना जो होता है 31/3/2017 को होता है। ओके, तो कितने महीने ज़्यादा चुका दिए? चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, 3 महीने ज़्यादा चुका दिए, इसलिए 3 महीने का हमने अग्रिम चुकाया। हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाग देते हैं। 3 चौक 12, 4 से भाग दोगे 4 निम 36, 4 निम 36 करोगे, 3 जीरो बचे तो 3, यानी कि 900 रुपये अग्रिम चुकाया। या लिखते हैं अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है? 900। तो इसको अग्रिम चुकाया तो पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा संपत्ति लेना तरफ। ओके, तो ये पक्की तलपट है, इधर दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे? अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। ओके, कितना है? 900 है। कितना है? 900 है।
आगे देखते हैं। अब लाभ हानि खाते में लिखते हैं बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम कितना है? बीमा प्रीमियम 5,700 है, माइनस करेंगे अग्रिम चुकाया, अग्रिम चुकाया कितना है? बीमा प्रीमियम 900, घटाव तो कितना होता है? 4800 होता है। ओके, हो गया इतना। अब इसका करेंगे डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण कितना है? 1000 और डूबत ऋण वापसी ये हो गया 2000। तो ये लाभ हानि के जमा तरफ वापसी आई है यानी फ़ायदा हुआ है, और ये डूब गया है, इसके लाभ हानि खाते दोनों को लिखते हैं। तो तलपट में दी है कितना है? 1000 दिया है, बराबर। तो ये हमने लिख दिया है, पहले से ही जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2440 होता है। ये हमने देनदार में से किया था वो। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं डूबत ऋण वापसी। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण वापसी कितनी है? डूबत ऋण वापसी 2000 की है। ओके, अब यहाँ पर लिखे प्रफुल्ला की लोन तारीख 1/10/2016 से ली है, 20,000 की लोन है। लोन पर 6% ब्याज चुकाना पड़ता है, उसकी गणना हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 8वां, बराबर। लोन किसकी है? प्रफुल्ला की है। प्रफुल्ला कितने की ली है? 20,000 की ली है। ओके, अब तारीख उसने बताई है, कितनी तारीख है? तारीख है 1/10/2016। लोन पर ब्याज निकालना पड़ेगा, लोन पर ब्याज बराबर। तो यहाँ देखेंगे 20,000 गुणा 6/100 गुणा 10वां महीना पूरा लेना, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने होते हैं, 6/12। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 6 दूनी 12, 2 से काटो, ये आ गया 100, और 100 गुणा 6 करते हैं तो 600 आता है। ओके, तो पक्की तलपट में लिखते हैं, दायित्व तरफ लिखेंगे प्रफुल्ला की लोन, प्रफुल्ला की लोन कितनी है? 20,000 है, प्लस लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज कितना है? 600 है। 600 है तो कितना हो जाएगा? 20,600 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 20,600। लोन का ब्याज कहाँ लिखना पड़ेगा? लाभ हानि खाते में। तो यहाँ लिखते हैं प्रफुल्ला की लोन का ब्याज कितना होता है? 600 होता है। अब देखेंगे वेतन मजदूरी 11,000 है, वेतन मजदूरी 11,000 है, तो ये कहाँ पर आता है? ये आता है व्यापार खाते में, बराबर। उधार तरफ बट्टा है, प्राप्त बट्टा, बराबर। ये प्राप्त दिया बट्टा है, ये प्राप्त बट्टा है, और ये उधार तरफ, ये जमा तरफ आएगा लाभ हानि खाते में। व्यापार खर्च, विज्ञापन खर्च, ये दोनों कहाँ पर आते हैं? तो ये आएंगे लाभ हानि खाते में आएंगे दोनों, और ये हमने कर लिया है। तो इन सब की 1, 2, 3, 4 की एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? वेतन मजदूरी। ध्यान रखना ये वेतन मजदूरी है। अगर खाली वेतन लिखा होता तो लाभ हानि खाते में आता, यहाँ वेतन मजदूरी साथ में लिखा है इसलिए यहाँ पर आएगा 11,000। ओके, आगे लाभ हानि खाते में लिखते हैं, क्या बाकी है लाभ हानि खाते का? तो यहाँ लिखते हैं लाभ हानि खाते, ये लाभ हानि खाता है। ओके, दिया बट्टा, दिया बट्टा कितना है? दिया बट्टा 650, और प्राप्त बट्टा, प्राप्त बट्टा कितना है? 850। ओके, आगे क्या लिखना रह गया है? व्यापार खर्च, व्यापार खर्च कितना है? व्यापार खर्च 1050 है। विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च कितना है? तो विज्ञापन खर्च है 8,000। ओके, पूरा हो गया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? लाभ व्यापार खाते से। तो मैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आपका टाइम बचे इसके लिए इन सबको जोड़ के यहाँ सकल लाभ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल कर, और यहाँ सकल लाभ आया है 1,55,000
400 आया है, ये हमने ज्ञात किया। यहाँ लिखते हैं सकल लाभ। सकल लाभ, सकल लाभ कितना है? 1,55,400। 1,55,400 टोटल आया 4,17,700। 4,17,700 ये 47,100 है, ये 3,70,600 है। ओके, इसको कहाँ लेके जाएंगे? लाभानी खाते लेके जाते हैं। तो अब लाभानी खाते में देखते हैं, यहाँ पर सकल लाभ आया है। सकल लाभ, सकल लाभ कितना आया है? 1,55,400 आया है। ओके, तो अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, कितना आता है। ओके, 1,55,000 प्लस 2,000 प्लस 850 कितना आया है? 1,58,250 आता है। ओके, यहाँ भी लिखते हैं 1,58,250। ओके, अब मैं ये सब घटा लेता हूँ, कितना आता है यहाँ लिखते हैं। क्या आएगा? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ आता है, कितना आता है खोज के बताते हैं बराबर। कितना आया? तो यहाँ पर आता है 80,140 आया है। ओके, कितना आया यहाँ पर टोटल? इस टोटल में से पूरी जब सब घटाया है तो 80,140 आया है। इसको कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? लाभानी वितरण खाते में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ ले जाते हैं, लाभानी वितरण खाता यहाँ है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कितना आया है? 80,140 आया है। 80,140 आया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी टोटल लगाते हैं। तो यहाँ भी टोटल लगाते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो टोटल मारते हैं 80,140 प्लस 1,700 प्लस 1,080 कितना आता है? 82,920 आता है। 82,920 यहाँ लिखते हैं। 82,920 किधर ज़्यादा? यहाँ पर लिखते हैं वितरण पात्र। वितरण पात्र, वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ किसका है? जय का और प्रफुल्ला का। प्रफुल्ला समान बांटना है, पहले ही हमने सवाल में पढ़ा था तब। तो कितना है पहले घटा लेते हैं। 22,500 घटाते हैं ये वाला, माइनस फिर 360 घटाते हैं, माइनस 8,400 घटाते हैं। तो कितना आता है? 51,660 आता है। 51,660 और 2 से भाग दोगे तो बराबर बराबर आ जाएगा 25,830। 25,830 ये हो गया। यहाँ पर ये हमने खोज निकाला है। इसको हमको लेके जाना पड़ेगा कहाँ पर? पूंजी चालू खाते में। तो चालू खाते में लिखते हैं वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ कितना कितना आया? 25,830। 25,830। ओके, टोटल वोटल मान लेते हैं यहाँ पर, किधर साइड ज़्यादा किधर साइड कम है। तो देखते हैं यहाँ पर मैं देख लेता हूँ किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो यहाँ हमने टोटल कर लिया है। इसका आया 41,430, इधर साइड का टोटल ज़्यादा था। 42,690 इधर साइड का टोटल ज़्यादा था। तो हमने ज्ञात किया है ये इधर आता है इस, और इसमें से टोटल में से 3 को घटाते 23,650 आता है। इस टोटल में से इन तीनों को चारों को घटाते हैं तो 15,690 आता है। इसको क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। शेष आगे ले गए। ओके, यानी इसका मतलब वही तारीख है। इसको कहाँ लेके ले आएंगे? सकल पक्की तलपट में लिखते हैं। तो पक्की तलपट में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चालू खाता। चालू खाता लिखते हैं जय और प्रफुल्ला। प्रफुल्ला कितना है? 15,690। इसका है 23,690। ओके, कितना होता है? 39,340 होता है टोटल मारते हैं। तो अब इन सब का मैं टोटल कर लेता हूँ कितना आता है बराबर, फिर आपको मैं बताता हूँ।
तो टोटल आया है 3,48,490, 3,48,490 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।